Welcome to all of you. My name is Ashish Garg and we will be doing our second chapter today, that is phase diagram and vocabulary of soil mechanics. So phase diagram शुरू करने से पहले उसके कुछ PYQ देखेंगे हम। चैप्टर का नाम है phase diagram and vocabulary of soil mechanics. बेसिकली फेज डायग्राम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अराउंड 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं गेट में और आईईएस में। मेनली आईईएस में, गेट में तो पता ही है आपको 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन, अराउंड 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स के बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से। फेज डायग्राम बेसिक्स है तो वहां से अराउंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन सकता है गेट में भी, या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है। तो शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं। इसमें मेनली आपको 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन दिखेंगे। तो फर्स्ट वैरायटी, जैसे आपको यूनिट वेट ऑफ सॉइल पूछा जाएगा, गामा टी बोलते हैं जिसे, हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल पूछा जाता है, गिवन रहता है हमें, वैल्यू ऑफ ई गिवन रहेगी, जीएस गिवन रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ लिया जाता है। तो ये सब पैरामीटर्स हैं जो पूछते हैं। अराउंड 1 to 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है इसमें, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, अराउंड पिछले 4 सालों में ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है। पिछले 4 सालों में 6 बार पूछा गया है क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका श्रिंकेज लिमिट से डिनोट करते हैं इसको WS से। तो बेसिकली श्रिंकेज लिमिट क्या है? श्रिंकेज लिमिट जो है, वैसे आप ये सब हम लिमिट्स पढ़ेंगे एटरबर्ग चार्ट में, एटरबर्ग लिमिट्स होती है। लेकिन श्रिंकेज लिमिट में क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इससे डायरेक्टली इसके फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है अपना W1 माइनस W वेट ऑफ सॉलिड माइनस V1 माइनस V2 गामा W डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। इसका फॉर्मूला होता है, देखेंगे हम वैसे ये क्या है, W1 WS V1 V2, बट ये श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला है। फिर पूछते हैं कि श्रिंकेज रेशियो यदि इसकी वैल्यू कम होगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर एक ये क्वेश्चन भी है, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो श्रिंकेज लिमिट से पूछे जाते हैं। यदि एक ये क्वेश्चंस भी है, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन भी, जब हमारे पास श्रिंकेज लिमिट अचीव हो जाती है, यदि हम फर्दर वाटर का रिडक्शन करते हैं सॉइल में, ये आप सुन लो, आपके समझ में नहीं आएगा वैसे अभी क्या कह रहा हूं मैं, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे क्लियर होगा, लेकिन एक बार सुन लो तो वहां पे दोबारा करेंगे भी हम। क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है इससे कि यदि आपके पास श्रिंकेज लिमिट अचीव होगी या सॉइल में, ये कोई सॉइल मास था, मतलब कि श्रिंकेज लिमिट अचीव होने का मतलब है मिनिमम वाटर कंटेंट अब सॉइल में, उस सॉइल में सॉइल सॉलिड हो जाएगा ये, और जो वाटर कंटेंट है ये मिनिमम वाटर कंटेंट है, मतलब कि मिनिमम वॉइड्स है और मिनिमम वाटर कंटेंट है। यदि फर्दर रिड्यूस करोगे आप श्रिंकेज लिमिट को, मतलब कि वाटर कंटेंट यदि W था तो इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 बार पूछा गया है पिछले 4 साल में। और वैसे ओवरऑल देखें तो ये अराउंड 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे 4 साल में। तो मतलब आपका ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है श्रिंकेज लिमिट से, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऊपर वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं वो ऐसे पूछे गए हैं, जैसे आपको वाइड रेशियो गिवन रहता है, आपको पूछा जाएगा टोटल वॉल्यूम क्या होगा। टोटल वॉल्यूम पूछ लिया जाता है कि भाई वाइड रेशियो, या फिर ऐसे वाइड रेशियो गिवन रहेगा, टोटल वॉल्यूम गिवन रहेगा। फिर आपको बोला जाएगा कि यदि एज्यूम करते हैं ये 0.5 है, ये 0.7 है, ये कुछ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो अब जो इसके कोरस्पोंडिंग वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। सिंपल है, फेज डायग्राम से होगा ये क्वेश्चन। वैसे भी डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बताऊंगा मैं वो
कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनसे डायरेक्टली ये हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम क्या होगा। तो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका थिक्सोट्रोपी से पूछा गया है, थिक्सोट्रोपी की डेफिनेशन से पूछा गया है पिछले 4 साल में। थिक्सोट्रोपी, थिक्सोट्रोपी क्या होता है, डेफिनेशन है सिंपल, पता है तो पता है, पेपर में हो जाएगा, वरना आप इसको स्किप करके आगे बढ़ना है। वैसे बहुत आसान मतलब बेसिक टॉपिक है, तो ये पता तो होना ही चाहिए। फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यदि आपका 1 है, यदि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, इसका मतलब क्या है। तो देखेंगे इसका मतलब क्या है जब हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताऊंगा मैं आपको। तो ये कुछ 5 तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले 4 साल की बात करें तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से बड़े आराम से मिल जाएंगे। 3 to 4 क्वेश्चन, तो आपके 6 to 8 मार्क्स हो गए ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक बन जाता है यदि देखा जाए तो ध्यान से पढ़ना है इसको, और इस पे थोड़ा स्पीड भी कम रखेंगे हम, ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले बात करेंगे अब फेज डायग्राम की। फेज का मतलब क्या होता है, वैसे जब हम बचपन में थे या 11th 10th 11th 12th में थे, वहां पर हमें फेज पढ़ाया गया था। वैसे केमिस्ट्री में हम फेज पढ़ते थे। फेज होता है वैसे जैसे आपका एक लिक्विड फेज है, एक आपका सॉलिड फेज है, या फिर एक गैसियस फेज है, तो ये फेज होता है एक। तो यहाँ पर फेज डायग्राम का मतलब क्या होगा हमारे पास, फेज डायग्राम सोइल में फेज डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्लॉक से। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जिसमें बॉटम पार्ट में हम सोइल सॉलिड्स होते हैं, सोइल सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अपर पार्ट में वाटर को, और उससे अपर पार्ट में एयर को। इसको बोलते हैं फेज। फेज क्या है, ये है फिजिकली सेपरेटेड स्पेसेस, फिजिकली सेपरेटेड स्पेसेस। जैसे आप देखोगे यदि ये सोइल हमारा सोइल मास है, कोई सोइल मास है कोई, तो इस सोइल मास में आपको क्या मिलेंगे, पत्थर ग्रेन्स मिलेंगे, सोइल सॉलिड्स मिलेंगे, सोइल सॉलिड्स मिलेंगे, या इसके अंदर पानी हो सकता है जो उसका गैप है। यदि इसमें ये सोइल सॉलिड्स हैं तो ये जो गैप है, गैप या तो वाटर से फिल हो सकता है या फिर इसमें एयर होगी। तो इसी का रिप्रेजेंटेशन जो है, इजी रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम इसको ऐसे रेक्टेंगल की शेप में या ब्लॉक की शेप में हम दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं फेज डायग्राम। तो ये इतना ही होता है फेज डायग्राम। अब इसको फेज डायग्राम से ही हम कैसे, अलग अलग डेफिनेशंस हैं जो निकलती हैं। इसके जो राइट हैंड साइड में है ये कन्वेंशन है, और कन्वेंशन क्या है आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मानते हैं ऐसे ताकि इजी रहे। इसके राइट हैंड साइड में हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का, जो एयर का वॉल्यूम क्या है या वाटर का वॉल्यूम क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, वो लिखेंगे यहाँ पे। जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर है यदि VA से बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VS। सिमिलरली WS वेट ऑफ सॉलिड, WW वेट ऑफ वाटर। मतलब जैसे आपका जो अभी देखा था हमने, ये यदि सोइल थी तो इस सोइल में एक ग्रेन्स थे, तो इनका कुछ वेट भी होगा और कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि इसका वेट WS है, वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स, और इसका वेट ऑफ वाटर है यदि इसके अंदर, तो वही चीज यहाँ पर दोबारा से हमने रिप्रेजेंट की है और कुछ नहीं किया है। तो ये तो होगा हमारा फेज डायग्राम। अब इससे अब जो है इसमें हमारे पास फेज डायग्राम, ये जो है 3 फेज सिस्टम है, सिस्टम्स होते हैं। जैसे इसमें 3 फेज है ना हमारे पास, एयर वाटर एंड सॉलिड, तो इसे बोलते हैं हम 3 फेज सिस्टम। दिस इज अवर 3 फेज सिस्टम। और एक होता है हमारे पास 2 फेज सिस्टम। मतलब क्या होगा 2 फेज, मतलब जिसमें 2 ही फेज होंगे। सोयल सॉलिड होगा एक तो आपका, क्योंकि यदि ये सोयल है तो इसके अंदर सॉलिड तो रहेगा ही, या ये सॉलिड होगा, और या तो क्या हो सकता है वाटर,
या क्या हो सकता है, ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। ये जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है इसका मतलब होता है सबमर्ज सिचुएशन। पानी मतलब वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल को रिप्रेजेंट करता है सिंबल। तो ये बता रहा है कि ये सॉइल सबमर्ज्ड है, तो मतलब वाटर फील्ड है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, और दूसरी कंडीशन होती है जब हमारे पास मतलब ये सॉइल ड्राई हो। तो ड्राई होगी तो क्या होगा, उसके अंदर एयर एयर वर्ड्स होंगे। तो या तो वाटर हो या फिर एयर हो, इसको बोलते हैं टू फेज सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूं आपको, टू फेज सिस्टम। दिस इज अवर टू फेज सिस्टम। दिमाग में आ रहा हो कि भाई क्या फोर फेज सिस्टम हो सकता है या वन फेज सिस्टम हो सकता है। वन फेज सिस्टम तो नहीं हो सकता। वन फेज सिस्टम होने का मतलब क्या होगा, आपके पास सॉलिड सॉलिड होना। यूनिवर्स में ऐसी कोई पैकिंग नहीं है। हमने जैसे पढ़ा भी है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, जैसे हम पैकिंग पढ़ा करते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग, टेट्रागोनल पैकिंग, 8 तरह की जो पैकिंग हुआ करती, उसके बारे में भूल जाओ। वैसे कोई भी पैकिंग 100% नहीं होती। सॉइल सॉलिड में कुछ ना कुछ वायर्स आपके रहते हैं, गैप हमेशा रहता है। तो इसलिए कभी भी वन फेज सिस्टम नहीं मिल सकता, हमें खाली सॉलिड नहीं मिलेगा सॉइल में। तो वन फेज सिस्टम कभी भी नहीं मिलेगा हमें। वन फेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। और रही बात फोर फेज सिस्टम की, फोर फेज सिस्टम कैसे होएगा, सोचो। फोर फेज सिस्टम जब हो सकता है यदि फ्रोजन कोई स्पेस हो, मतलब फ्रोजन यदि आइस हो जाए, यहाँ पे मान लिया फोर्थ कंपोनेंट फ्रोजन, या फिर आइस बोल लो, फ्रोजन नहीं आइस बोल लो इसको सीधा डायरेक्टली। तो ये फोर फेज सिस्टम हो जाएगा। वर्ड्स में एयर भी है, वाटर भी है और आइस भी है, तो इसको बोलते हैं फोर फेज सिस्टम। काम का नहीं है, बता दिया। वैसे फेज सिस्टम यही होते हैं आपके 1 2 3 4 फेज सिस्टम। तो ये अपना फेज सिस्टम हो गया। अब इसी की बेस पे कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछते हैं ईएससी में। तो डेफिनेशन देखते हैं। लिख लेते हैं, टॉपिक हेडिंग डालते हैं सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन बेसिकली फेज डायग्राम बनाते हैं दोबारा। इसमें हमारे पास अराउंड 7 to 8 डेफिनेशंस हैं। उन्हीं डेफिनेशंस को अलग, मतलब फेज डायग्राम से रिलेटेड सब डेफिनेशंस है, तो फेज डायग्राम बना के ही समझाई जा सकती हो। तो ये है हमारे पास सोइल सॉलिड्स, ये है वाटर अगेन, ये है हमारे पास एयर। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन द राइट हैंड साइड वी हैव weight of solid, and this is our weight of water, and on the left hand side we have volume. Here we have volume of air, volume of water and volume of solid. यदि अब टोटल वॉल्यूम बोल ले तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और टोटल वेट की बात करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। एयर का वेट क्यों कंसिडर किया, कभी आपने एयर का वेट रियलाइज किया है? तो वैसे होता है एयर का वेट, बट वी विल नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द एयर। सो दिस विल बी अवर टोटल वेट एंड टोटल वॉल्यूम। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन जो है, वो है वाटर कंटेंट से। वाटर कंटेंट डिनोट करते हैं W से, स्मॉल w से वाटर कंटेंट को डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट जो होता है आपका, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड जो है ये होता है वाटर कंटेंट। तो इससे यदि आप इसकी लिमिट्स देखोगे तो वाटर कंटेंट क्या 0% हो सकता है? हो सकता है, इट कैन बी 0। यदि हमारे पास ड्राई सिचुएशन है, पानी है ही नहीं, वेट ऑफ वाटर 0 है, तो 0 इट्स वैल्यू कैन बी इक्वल्स टू 0। और
क्या क्या इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो सकती है? यदि परसेंटेज में बात करें तो क्या इसकी वैल्यू 100% से ज्यादा हो सकती है या 1 से ज्यादा हो सकती है? 1 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है। यदि वेट ऑफ वाटर आपका वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो जाएगा तो आपका वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो जाएगा। तो ये है हमारे सिंपल डेफिनेशन वाटर कंटेंट की। इट्स वैल्यू मे बी इक्वल्स टू 0 इन ड्राई कंडीशन। ये क्या हो गया हमारा ड्राई कंडीशन। और 100% से ज्यादा होगी कब कब हो सकती है? जब वेट ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ सॉलिड। और जो इसमें यदि बात करें 100% किसके लिए, किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए होती है, मतलब ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें वाटर रिटेंशन है जो बहुत ज्यादा है, मतलब सॉइल वाटर का जो वेट है सॉइल के अंदर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉइल ग्रेन्स। वो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है आपकी, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, जिसके कारण ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। क्लेई सॉइल होती है, तो क्लेई सॉइल का अपना ही इंटरेक्शन होता है वाटर के साथ। क्यों होता है? जैसे क्ले के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है सरफेस के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज होता है और वाटर होता है डाइपोल, वाटर होता है डाइपोल, वाटर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण डाइपोल होता है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इनके इंटरेक्शन से एक ये ऐसे, यदि मैं दिखाऊं, यदि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है प्लेट का, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वाटर का। यदि ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जिसमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपके जो है वाटर से वो आपका पॉजिटिव चार्ज मिलता है, जिसके कारण वंडर वॉल फोर्सेस से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण आपका जो वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेंस है जो सॉइल में वो बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू द वेट ऑफ सॉलिड। उस सिनेरियो में आपका वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा होता है। किसमें होता है? जिसमें भी क्ले का कंटेंट ज्यादा होगा उसमें वाटर कंटेंट आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल, जो सैंड्स में नहीं दिखता हमें क्योंकि उसमें ये सब नहीं होता। तो डेट्स वाई क्ले के केस में वाटर कंटेंट आपको 100% तक मिल सकता है। फिर अगला जो पॉइंट है वाइड रेशियो, जो सेकंड डेफिनेशन जो हम देखेंगे वो है अपनी वाइड रेशियो। सेकंड डेफिनेशन इज ओवर वाइड रेशियो, डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। बेसिकली वॉइड रेशियो जो है ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? यदि मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको, सॉलिड से जो भी अलग है वो वॉइड से है, मतलब खाली स्पेस, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये क्या किसका रेशियो है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वाइड रेशियो की वैल्यू क्या आपकी 1 से ज्यादा हो सकती है या फिर 0 हो सकती है? वाइड रेशियो की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? वाइड रेशियो की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये वैल्यू कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड, वाइड्स आपको हर दुनिया में यूनिवर्स में जो भी चीज है उसके अंदर स्पेस मिलेगा ही मिलेगा। सॉइल सॉलिड 100% पैक नहीं हो सकता, तो E विल बी नेवर बी इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0। तो क्या वाइड रेशियो ग्रेटर देन 1 हो सकता है? पॉसिबल है। यदि आपका वॉइड्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द वॉइड ऑफ सॉलिड, तो ये ग्रेटर देन 1 भी मिल सकता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये दिया होता है, आपको बोला जाता है कुछ ऐसे इस ढंग से बोला जाता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ एयर इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्या बोला गया? वॉल्यूम ऑफ एयर जो है यदि 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ वॉइड का वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब पूछ रही है आपसे वाइड रेशियो बताओ।
आपसे पूछ लिया जाएगा वाइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कुछ वैल्यू दी रहेगी आपको, मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली डेफिनेशन से अप्लाई कर सकते हैं और फिर डायग्राम से देख सकते हैं। सो एक तो बात होगी कि वाइड रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है, वाइड रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आपकी पॉसिबल होती है। वाइड रेशियो जो होता है, यदि फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें, क्लेई सॉइल की जो बात करते हैं, उसमें वाइड रेशियो की वैल्यू आपको ज्यादा मिलती है इन फाइन ग्रेन सॉइल। ऐसा क्यों है? एक इमेज बनाओ फाइन ग्रेन सॉइल की और एक इमेज बनाओ कोर्स ग्रेन सॉइल की। अब एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करो फाइन ग्रेन सॉइल में, तो यूनिट वॉल्यूम में यदि आप एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, तो आप उसका फ्रंट फेस देखो, फ्रंट फेस में आपको बहुत सारे छोटे छोटे सॉइल सॉलिड मिलेंगे और उसमें जो गैप्स होगा वो आपको वाइड्स जो होगी वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब सिमिलरली कोर्स ग्रेन सॉइल में, मतलब सैंडी सॉइल में, अब आप सिमिलरली यूनिट वॉल्यूम का एक स्पेस लो, उसमें यूनिट एरिया मानो और एक फ्रंट फेस देखो उसका, तो उसमें आपको आप जब देखोगे उसमें मिलेगा आपको जो वाइड्स का जो वॉल्यूम है वो आपको, वाइड्स का जो वॉल्यूम है वो आपको कम मिलेगा। तो दैट्स व्हाई ई ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन वाइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। E of fine grained soil is greater than the E of coarse grained soil। अब यदि बात करें, जब हम उसको देख रहे थे जब सामने वाले फेस को फाइन ग्रेन सॉइल में, तो उसका जो वाइड्स का साइज था वो छोटा था एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो साइज ऑफ वाइड्स इन फाइन ग्रेन सॉइल, in fine grained soil is less than size of void in coarse grained soil, size of void in coarse grained soil, in coarse grained soil। तो ये फर्स्ट आप इसको फर्स्ट पॉइंट में लिखो, इसको सेकंड पॉइंट में वाइड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब थर्ड जो पॉइंट है, यदि आप एक सर्कुलर सॉलिड एज्यूम करके चलते हैं, कोई सर्कुलर सॉलिड है, स्फीयर है आपके पास, यदि उनकी पैकिंग करते हैं आप, तो आपको मैक्सिमम वाइड रेशियो क्या मिलेगा, मतलब कि आप उसको किस तरह से पैक करें। जैसे आपको पता है हमने क्यूबिक पैकिंग पढ़ा है जब हम 10th क्लास में थे या 12th में थे, हमने हेक्सागोनल पैकिंग पढ़ा है जिसकी एफिशिएंसी 74% भी होती है, भूल जाओ। लेकिन जनरली क्या है कि उसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी से क्या निकाल रहे हैं, एक काइंड ऑफ वो वाइड रेशियो ही बता रहा है कि मतलब वाइड्स का रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यदि परफेक्टली राउंड सॉइल, परफेक्टली राउंड ग्रेन, यदि हम ई मैक्स की बात करें, मैक्सिमम वाइड रेशियो की, तो वो आपको यहां से मिलेगा 0.91, मैक्सिमम जो वाइड रेशियो जो मिलेगा आपको 0.91, और मिनिमम क्या मिलेगा 0.35। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैक्सिमम वाइड रेशियो 0.91 और 0.35। मैक्सिमम वाइड रेशियो का मतलब क्या है, सॉइल इज इन लूज स्टेट, ये लूज स्टेट में है, मतलब वाइड्स ज्यादा आपके पास। रेशियो क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ जो वाइड आपका वो ज्यादा है, तो ये सॉइल लूज स्टेट में है और ये सॉइल डेंस स्टेट में है, दिस सॉइल इज इन डेंस स्टेट। तो ये हमारी कुछ पॉइंट्स थे वाइड रेशियो के जो पूछ ले जाते हैं पेपर में डायरेक्टली, याद रखना। थर्ड जो हमारी डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन है हमारी पोरोसिटी। थर्ड डेफिनेशन है पोरोसिटी। पोरोसिटी सिमिलर होती है वाइड रेशियो के, मतलब पोरोसिटी रेशियो होता है वैसे वॉल्यूम ऑफ, पोरोसिटी रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम,
पोरोसिटी रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वायर टू द टोटल वॉल्यूम। थर्ड डेफिनेशन है हमारी पोरोसिटी, डिनोटेड करते हैं इसको स्मॉल एन से, और स्मॉल एन से डिनोट करते हैं तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वायर टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, सभी का वॉल्यूम, एयर वाटर एंड सॉलिड का, और वॉल्यूम ऑफ वायर एयर और वाटर का। तो एन वैल्यू हो गया आपकी, क्या एन वैल्यू जीरो हो सकती है, सिमिलर क्वेश्चन जैसे पहले, जीरो नहीं हो सकती। क्या एक से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वायर आपका जो न्यूमरेटर है वो सबसेट है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वो छोटा है तो इसकी वैल्यू हमेशा एन की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी आपकी, एन की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी, कभी इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकती, तो ये कभी इक्वल्स टू कभी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकती और कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकती। तो ये या तो आप ऐसे करके काट दो, तो ये आपकी कभी भी 0 या 1 के इक्वल नहीं हो सकती। और पोरोसिटी में यदि बात करें जो टोटल वॉल्यूम है, क्योंकि यदि कंपैरिजन करें, अब हम कंपैरिजन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड एन वैल्यू पोरोसिटी, तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है, जैसे वॉइड रेशियो हमने देखा है वॉल्यूम ऑफ वायर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और एन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वायर टू द टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यदि आपकी किसी चांसेस से वॉल्यूम ऑफ वायर चेंज होती है सॉइल में, हो ही सकती है, आप जैसे एक्सकवेशन करते हैं तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ वायर पहले थी और जो बाद में होगी वो चेंज हो जाएगी, तो आपका वायर रेशियो चेंज हो जाएगा, तो उस केस में आपने खाली वॉल्यूम ऑफ वायर को ही चेंज किया। लेकिन जब पोरोसिटी देखते हैं हम, तो क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो ये पैरामीटर भी चेंज होता है हर बार। इसमें एक वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पैरामीटर तो कांस्टेंट रहा, लेकिन इसमें ये पैरामीटर चेंज होता है, तो एक बस इसी कारण से एन से ज्यादा हम ई को प्रेफर करते हैं जब भी किसी सॉइल की बात करते हैं, क्योंकि ई में जो आपका न्यूमरेटर है वो चेंज होगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, तो इसलिए एन से ज्यादा ई को प्रेफर हम करते हैं। और यदि रिलेशन की बात करें बिटवीन ई एंड एन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 2017 में इनका रिलेशन से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एमसीक्यू में आपको रिलेशन पूछ लिया गया था, ई एज ए फंक्शन ऑफ एन। तो देख लेते हैं, बड़ा आसान है। ई हमने देखा है इट इज द रेशियो वॉल्यूम वायर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहां से यदि इसको 1/n निकाल ले, यहां से 1/n क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर will be equals to 1/n, will be equals to 1/n। अब 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो 1/n minus 1 equals to वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर, 1 minus n/n equals to वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर, एंड दिस इज 1/e, this is 1/e। so we simply write e equals to n over 1 minus n, e equals to n over 1 minus n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, e equals to n over 1 minus n। इजिली कुछ क्वेश्चंस बड़े डायरेक्टली इजिली हो जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जानबूझकर भी एससी में इस ढंग के दिए जाते हैं कि भाई आपको बस याद हो कि फॉर्मूला क्या है, तो ताकि आप तुरंत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है। सिमिलरली यदि n एज ए फंक्शन ऑफ e पूछे कोई, मतलब n और e से रिलेटेड करे, तो आप सोल्व करोगे तो n इक्वल्स टू e बाई 1 प्लस e आएगा। इसको रीअरेंज करके जब आप n निकालोगे तो n एज ए फंक्शन ऑफ e, तो e बाई 1 प्लस e आपको ऑब्टेन होगा। याद रखना इन दोनों को, आगे जब कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी करते हैं हम जब, तो बहुत यूज होते हैं। ऐसे समझ लो, ये जो
डिनोमिनेटर है ये आपका डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो n वैल्यू दिख रही है 1 प्लस ई है, तो डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से हमेशा ज्यादा रहेगा, और हमने देखा है n की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं n इक्वल्स टू ई बाई 1 प्लस ई और e इक्वल्स टू n ओवर 1 माइनस n। तो इसके बाद पोरोसिटी के बाद हम अब फोर्थ पैरामीटर देखते हैं अपना। फोर्थ पैरामीटर हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द मोस्ट इंपोर्टेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। our fourth parameter will be degree of saturation। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से डिनोट करते हैं, कैपिटल S से, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, आप देख रहे होंगे सब रेशियो है एक्सेप्ट वाटर कंटेंट, वॉल्यूम्स के रेशियो है, ये भी वॉल्यूम का रेशियो था, ये भी ई भी वॉल्यूम का रेशियो था। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यदि 0 है आपका, यदि इसकी वैल्यू 0 है तो क्या मतलब होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका 0 है, मतलब सॉइल इज इन ड्राई स्टेट, सॉइल इज इन ड्राई स्टेट। और यदि ये वैल्यू 1 के इक्वल है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, तो ये होती है सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया ना यहाँ पे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब सैचुरेट हो जाना, सैचुरेट हो जाना वॉइड्स का, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, फुली सैचुरेटेड कंडीशन इसे बोलते हैं। आप ये भी समझ लिए। एक होती है पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन कब होगी? जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। दिस इज अवर पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, और वो है फुली सैचुरेटेड कंडीशन, फुली सैचुरेटेड कंडीशन। तो एक मैंने क्वेश्चन जब हम शुरू कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या होगा फुली सैचुरेटेड कंडीशन का, यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन बनना है? तो क्वेश्चन जो पूछा गया था इससे, उसमें 3 डेफिनेशंस, 3 स्टेटमेंट दी गई थी। उसमें पूछा गया था यदि आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, क्या ये इंप्लाई करता है वाइड रेशियो 1 है, या फिर ये इंप्लाई करता है आपका रिलेटिव डेंसिटी 1 है। रिलेटिव डेंसिटी आपको पता नहीं, अभी बात करेंगे इसका, आप इस पॉइंट को छोड़ दो। सी, या फिर आप ये बताते हैं पोर वाटर प्रेशर जो है वो 1 है, मतलब कि क्या बात, इसका मतलब क्या हुआ? पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव है, सॉरी पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव है। तो सोल्व करो, देखो क्या आएगा, क्या वाइड रेशियो 1 होगा? वाइड रेशियो होता है अपना वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड, यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम है? हमें तो नहीं पता वॉल्यूम सेम है या डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो E1 होना कोई कंपल्शन नहीं है। बट पोर वाटर प्रेशर होता है, पोर वाटर प्रेशर होता है जो क्या होता है, जैसे कि आपकी ये कोई ग्राउंड है, तो इस सिंबल से हम बताते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। यदि आपकी ग्राउंड वाटर यहाँ पर है, तो यदि इसके अंदर देखोगे तो एक प्रेशर रहता है सोइल्स के अंदर, जैसे आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है ना, जैसे पानी में, जैसे कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो जैसे आप पानी के अंदर डेप्थ में जाओगे तो आपको जो प्रेशर मिलेगा वो गामा WH मिलता है, गामा WH मिलता है। आ रहा है याद कुछ? तो उसी तरीके से यहाँ भी प्रेशर आपको गामा WH मिलेगा, और क्योंकि फुली सैचुरेटेड कंडीशन है तो उसी सिनेरियो में आपको पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा? पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ओनली सी, ओनली सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन से रिलेटेड।
अब बात करते हैं परसेंटेज एयर वॉइड की। फिफ्थ डेफिनेशन, परसेंटेज एयर वॉइड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन से और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। कुछ एक दो और कंसेप्ट के बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन से। हमारा फिफ्थ क्या है? परसेंटेज एयर वॉइड। फिफ्थ विल बी अवर परसेंटेज एयर वॉइड। परसेंटेज किसकी निकालते हैं वैसे? परसेंटेज जो होती है आपकी टोटल के रिस्पेक्ट में होती है। बोलते हैं ना इतने परसेंटेज प्रॉफिट, इतने परसेंट लॉस, तो वो टोटल के रिस्पेक्ट में होती है ना आपकी। किसी भी चीज की परसेंटेज निकलेगी वो टोटल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो परसेंटेज एयर वॉइड, क्योंकि सभी वॉल्यूम का, ये सब हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखे हैं, तो परसेंटेज वैसे इसको डिनोट करते हैं एन ए से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? इक्वल्स टू, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, परसेंटेज हमेशा टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से देखते हैं, और नाम बता ही रहा है बाकी, एयर वॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसकी वैल्यू क्या जीरो हो सकती है? हो सकती है किस सिनेरियो में? ये हो सकती है परसेंटेज एयर वॉइड फुली सैचुरेटेड कंडीशन में। यदि आपकी फुली सैचुरेटेड कंडीशन में, तो उसमें इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। क्या परसेंटेज एयर वॉइड ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि न्यूमरेटर आपका हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, वो उसका एक सबसेट है। तो दिस वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो Na की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। Na लाइज बिटवीन 0 to 1। ये होता है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड। फिफ्थ डेफिनेशन जो है अब हमारे पास एयर कंटेंट की है। परसेंटेज एयर कंटेंट, जैसे परसेंटेज एयर वॉइड होती है, ऐसे ही होता है एक एयर कंटेंट, डिनोट करते हैं AC से। एयर कंटेंट डिनोट करते हैं स्मॉल a सबस्क्रिप्ट c। ये क्या है? ये रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कुछ याद आया? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसकी भी वैल्यू आपको 0 to AC की भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में आपको हमेशा मिलेगी, क्योंकि सिमिलर मैनर से जैसे ऊपर किया ऐसे ही सेम है। अब यदि आप S देखो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला था हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और इसको देखो AC को, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कंबाइन करके देखना इसको क्या मिलेगा, मतलब ऐड करके AC प्लस S। तो AC प्लस S जब हम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दिस विल गिव अस 1। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर, then we can see this value equals to 1। तो ये एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है आपका, डायरेक्टली याद रखना है। एक जो दूसरा फॉर्मूला है, यदि आप परसेंटेज एयर वॉइड को देखो और आप देखो पोरोसिटी को, पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी क्या होता है? आपकी पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। और एयर कंटेंट को देखो इसको, तो आपको रिलेशन मिलेगा बिटवीन NaC और Na, मतलब कि रिलेशन बिटवीन Na एंड AC। तो ये क्या होता है वैसे? N इक्वल्स टू Na इंटू AC। सोल्व करके देखते हैं, वेरीफाई करेंगे ये यही होता है या नहीं। तो N होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और परसेंटेज एयर वॉइड जो होती है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, और एयर कंटेंट जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर ये होता है Na इक्वल्स टू N इंटू AC। मतलब कि Na equals to NaC, percentage air void should be equals to porosity into air content। तो यदि उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं,
तो परसेंटेज एयर वॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम इनटू दिस विल बी अवर वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक ये फॉर्मूला है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले मिल गए हैं, एक तो एच सी प्लस एस इक्वल्स टू 1 और एक एन ए इक्वल्स टू एन इंटू ए सी। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। और ये कुछ डेफिनेशंस हमारे पास कवर हो गई है। अब बात करते हैं बल्क यूनिट वेट की। सबसे इंपॉर्टेंट बल्क यूनिट वेट, जिससे आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं बल्क यूनिट वेट से। हमारा 7th जो डेफिनेशन है वो है बल्क यूनिट वेट की। Our seventh definition is bulk unit weight। रिप्रेजेंट करते हैं इसको गामा टी से। ये वेट है, जैसे आप इसकी यदि यूनिट की बात करोगे, इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये क्या है, बल्क यूनिट वेट गामा टी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ गामा टी इज द रेशियो ऑफ वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। जैसे आपके पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट क्या होता है, mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज आवर वेट। तो ये है हमारा रेशियो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रो, दैट इज डेंसिटी। यदि आप g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, गामा बन जाएगा। तो ये होता है आपका बल्क यूनिट वेट। यदि इसको निकालना चाहें फेज डायग्राम से, टोटल वेट क्या होगा और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो हम देख सकते हैं टोटल वेट होगा हमारे पास वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। दिस विल बी आवर गामा टी वैल्यू। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यू ऑफ दिस volume of water, weight of water and the weight of solid, then to find out, to simplify the equations we will assume। अब assumptions क्या लेके चलते हैं, जैसे कोई सोयल था यहाँ पे, ये हमारे पास कोई सोयल थे, आप इस ग्राउंड में घूम रहे हो और आपने क्या देखा, ये सोयल ग्रेन्स हैं यहाँ पर और इनके बीच में कुछ वायर्स हैं। तो आपने इस सभी को एक रेक्टेंगल में कंसिडर कर लिया और सभी वर्ड्स को एक दूसरे रेक्टेंगल में कंसिडर कर लिया, जिसे हम फेज डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये आपने बोल दिया सॉलिड और ये बोल दिया आपने वॉइड्स, मतलब कि या तो पानी इसमें या एयर है। फिर आप बोलते हो सिंप्लीफाई करने के लिए इसका मैंने यूनिट वॉल्यूम मान लिया, सब सॉलिड्स का मैंने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंसिडर कर लिया। 1 मीटर क्यूब क्यों कंसिडर कर लिया, एज्यूम किया कि एरिया जो है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर है जिसके ऊपर आप चल रहे थे, और डेप्थ में आपने बोला कि भाई ये हमारी डेप्थ है 1 मीटर, तभी तो आपका ये वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब बनेगा। तो आप बोलते हैं मैं सॉलिड के ऊपर चल रहा हूँ खाली, और उसका जो हाइट है सॉलिड की वो है 1 मीटर। तो मैंने इसका क्या मान लिया, वॉल्यूम 1 मीटर। ये क्यों मानना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 मीटर, ताकि हम इजिली सोल्व कर पाए। मत मानो आप, ये सॉल्यूशन के लिए है वैसे। यदि आप टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब भी मान सकते हो, मतलब क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब मानने का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, या फिर 1 मानो ही मत। 1 मानने का रीजन है, जब आप फर्दर सोल्व करते हो, यदि 1 मान लिया, अब इसके साथ आप उसकी इजिली चेंज कर सकते हो, h मल्टीप्लाई करो आप उसके साथ तो आपको, या फिर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो तो आपको इजिली वही चीज मिल जाएगी जो एक टोटल वॉल्यूम के लिए रिक्वायरमेंट है। हमने टोटल को एक पॉइंट पे रिड्यूस करके उसको 1 मीटर क्यूब मान रखा है, और टोटल को यदि फुल में h से मल्टीप्लाई कर दोगे या v से, तो आपको टोटल वापस रिटर्न कर देगा।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंप्लीफिकेशन के लिए ये समझो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारे पास 1 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 मीटर क्यूब कंसिडर करते हैं। तो हमें पता है वाटर कंटेंट क्या होता है और इसकी सॉल्यूशन निकालना है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है ताकि हम वेट ऑफ वाटर लिख सके, वेट ऑफ सॉलिड लिख सके, सिंप्लीफाई कर सके। तो हमें पता है वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। और हमें वॉइड रेशियो भी पता है, वॉल्यूम ऑफ वायर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जनरलाइज किया हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 मीटर क्यूब। तो E हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड। यदि E आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया है तो ये टोटल आपके पास E हो गया है, ये क्या हो गया है E हो गया है। तो आपके पास टोटल वॉल्यूम क्या हो गया है वैसे 1 प्लस E, दिस विल बी अवर वैल्यू E प्लस 1 और 1 प्लस E। अब वेट की बात करेंगे तो जैसे डेंसिटी वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, अब उस साइड हम जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो वेट क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी किसकी मल्टीप्लाई होगी, डेंसिटी मल्टीप्लाई होगी सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड के क्रॉस कर रहे हैं ना, सॉलिड से हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू 1। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं G इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, G इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे आपके पास मरकरी होता है, मरकरी का हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। क्या होता है 13, क्यों होती है 13.6? क्योंकि वो एज कंपेयर टू वाटर 13.6 टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। सिमिलर, वो बहुत आसान है स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझना। ये बताता है कि कोई भी सॉलिड है या फिर वाटर है कितनी ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू द वाटर। जैसे यदि हम सी वाटर की बात करें, सी वाटर की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 होती है, मतलब कि स्लाइटली हायर देन दी जो क्लियर वाटर होता है उससे ज्यादा होती है। तो उसको हम वैसे इसी सेम लॉजिक से हम क्या लिख सकते हैं GS गामा W। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या हो गया हमारे पास GS गामा W। और हमें पता है वेट जो वाटर कंटेंट है वो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ वाटर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा T। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास वेट ऑफ वाटर आएगा W इंटू वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड हमें पता है GS गामा W, तो वेट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी आएगी W इंटू GS गामा W। तो वेट ऑफ वाटर की वैल्यू आ गई W इंटू GS गामा W। यदि हम इसको इसमें गामा T में यदि हम डाल देते हैं तो क्या आएगा, यदि गामा T में इसकी वैल्यू डालेंगे तो जनरलाइज फॉर्म में क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास GS गामा W प्लस W इंटू GS गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस E। तो ये आ जाएगा GS गामा W 1 प्लस W डिवाइड बाई 1 प्लस E। दिस विल बी अवर बल्क यूनिट वेट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बल्क यूनिट वेट का, याद रखना आपको। तो ये होगी हमारी 7th डेफिनेशन। अब हमारे पास है 8th डेफिनेशन, वो है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। डेफिनेशन क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिनोट करते हैं गामा S से। गामा S से क्या होगा, ये इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जैसे यहाँ पे था सिमिलर वे में। अब हमारे पास 9th डेफिनेशन है यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और क्या लगता है यूनिट वेट ऑफ जो सॉलिड जो होता है आपके पास, वो रॉक के केस में, रॉक जो होती है उसमें ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू सॉइल में, क्योंकि रॉक ज्यादा हैवी होती है। तो सिमिलर वे से ये रॉक के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉइल। और यूनिट वेट ऑफ वाटर को डिनोट करते हैं गामा W से। यूनिट वेट ऑफ वाटर को डिनोट करते हैं गामा W से।
और ये क्या होगा, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। या फिर हम इसको 10 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को 10 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम 10 भी लिख सकते हैं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट करने के लिए 10 भी लिखी जाती है, या फिर 9.8 या 1 kgf पर मीटर क्यूब, 1 kgf क्या होगा, ये एक मास की यूनिट हो जाती है, मास पर यूनिट मीटर क्यूब, जैसे आपकी डेंसिटी होती है। तो 1 kgf पर मीटर क्यूब, यदि इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगी, वेट मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगी, तो 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वापस मिल जाएगा आपको। तो ये हमारे पास थी 9th डेफिनेशन। अब ड्राई यूनिट वेट की बात करते हैं। ड्राई यूनिट वेट क्या है, नेम ही बता रहा है, ड्राई कंडीशन में यूनिट वेट, ड्राई कंडीशन में यूनिट वेट। तो वेट, यूनिट वेट क्या होता है, रेशियो ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा, ड्राई स्टेट में क्या होगा, वेट ऑफ ड्राई सोयल सॉलिड्स, वेट ऑफ सोयल सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो क्या हमारे पास अब है नाइन्थ तो है हमारे पास ड्राई यूनिट वेट, डिनोट करते हैं गामा डी से, गामा डी से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। ड्राई यूनिट वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि जो आपका ड्राई यूनिट वेट है ये खाली सॉलिड के वेट को कंसीडर करता है और टोटल वॉल्यूम को कंसीडर करता है। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, यदि इस पॉइंट अब देखें तो हमें पता है, यदि ये 1 मीटर क्यूब है तो वेट ऑफ सॉलिड होगा जीएस गामा डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा जीएस गामा डब्ल्यू, और टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 1 + E। तो ये हो जाएगा हमारे पास ड्राई यूनिट वेट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राई यूनिट वेट किसके लिए, किस टाइप ऑफ कंडीशन के लिए निकालते हैं, ये आप सैचुरेटेड स्टेट के लिए भी निकाल सकते हैं। मतलब कि जब आपकी कंप्लीटली वाइट वाटर होगी, तब आपके पास वाटर फील्ड होगा, उस केस में निकाल सकते हो, या फिर पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में निकाल सकते हो, या फिर आप ड्राई कंडीशन में इसको निकाल सकते हो, ड्राई कंडीशन में निकाल सकते हो। ड्राई कंडीशन में जो आएगा आपके पास, यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड आएगा, ये टोटली एयर होगा टू द टोटल वॉल्यूम। तो उस सिनेरियो में भी आप ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हो। तो ड्राई यूनिट वेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गामा ड्राई क्या रिप्रेजेंट करता है, वैसे सॉलिड बता रही है, जैसे कि यदि आप यूनिट वॉल्यूम लोगे तो उस यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम का क्यूब कंसीडर करो, इमेजिन करो, उस यूनिट वॉल्यूम में आपको वेट ऑफ जो सॉलिड होगा वो बताता है, मतलब वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक डेंसनेस का भी फैक्टर है, डेंसनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसनेस ऑफ अ सोयल। गामा टी नहीं रिप्रेजेंट करता डेंसनेस ऑफ सोयल। क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता, क्योंकि उसमें टोटल वेट होता है, उसमें आपका वेट ऑफ वॉइड्स जो होता है वो भी कंसिडर होता है। तो उसमें आप वेट ऑफ सॉलिड भी एक फैक्टर होता है, तो उसमें आप कंप्लीटली डेंसनेस को बता नहीं सकते, क्योंकि सॉलिड नहीं है ना उसमें तो वॉइड्स इटसेल्फ है। तो आपको यदि डेंसनेस बतानी है तो वो आप बता पाओगे ड्राई यूनिट वेट से। इसलिए जब हम कॉम्पैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, कॉम्पैक्शन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है वर्ड्स को कम करना। आप चीज को कॉम्पैक्ट करते हैं, जैसे हम घर में देखते हैं, जब फर्श आपका बन रहा होता है, जब फ्लोर बन रहा होता है, तो आप पहले कॉम्पैक्ट करते हो उसको, ताकि आपके जो वर्ड्स हैं, जो गैप्स हैं, वो प्रॉपरली कम हो जाए। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो फ्लोर की। सिमिलर मैनर में जब हम रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम रैमिंग करते हैं या टैंपिंग करते हैं, तो हर एक सिनेरियो में हम वायर्स को रिड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन प्रोसेस। तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस में जब भी निकालेंगे हम ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं, और ड्राई यूनिट वेट के हम आगे देखेंगे मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द ड्राई यूनिट वेट।
ड्राई यूनिट वेट वैसे डायरेक्टली ही नहीं निकलता आपका, आप सबसे पहले बल्क यूनिट वेट निकालते हो, उसके बाद ड्राई यूनिट वेट निकलता है। तो ये था हमारा 9th डेफिनेशन ड्राई यूनिट वेट। अब इसके बाद जो है, अब इसके ये हमारी 10th डेफिनेशन थी, 10th डेफिनेशन। इसके बाद है हमारे पास सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा? सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा? वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन टू द टोटल वॉल्यूम। वेट इन द सैचुरेटेड कंडीशन टू द टोटल वॉल्यूम इन सैचुरेटेड कंडीशन। जैसे बात करेंगे सैचुरेटेड कंडीशन क्या होगी, टू फेज डायग्राम होगा, क्योंकि उसमें एयर आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, तो सॉलिड और आपके पास होगा खाली वाटर। तो इस सिनेरियो में सैचुरेटेड कंडीशन में जो आपका वेट ऑफ सॉलिड जो होगा ये होगा, और वेट ऑफ वाटर ये होगा। यदि ये यूनिट वॉल्यूम है, सिमिलर मैनर से जो जैसे हमने पहले किया था, सेम फॉर्मूला रिड्यूस होके आ जाएगा, जीएस गामा डब्ल्यू 1 + w डिवाइड बाय 1 + e। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट काइंड ऑफ बल्क यूनिट वेट ही है, बट इसमें जो वॉइड रेशियो है आपका, ये वॉइड रेशियो चेंज हो गया है। यहाँ पे जो वॉइड रेशियो था, ये इसको ई डैश बोल देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो वॉइड रेशियो है वो उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर आपका नहीं है, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं है, जो कि उस सिनेरियो में था, गामा टी में था। तो ये डिफरेंस होता है सैचुरेटेड कंडीशन में और आपका बल्क यूनिट वेट कंडीशन में। तो ये था हमारा 11th डेफिनेशन। अब बात करते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट की। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट सैचुरेटेड कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं गामा सेट से, गामा सेट से, और सबमर्ज्ड यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा सबमर्ज से या फिर गामा डैश से। बताता हूं, सबमर्ज्ड यूनिट कंडीशन, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ये हमारी डेफिनेशन है 12th डेफिनेशन, दैट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट रिप्रेजेंट करते हैं गामा सब से या फिर गामा डैश से। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट में क्या डिफरेंस आएगा? जैसे कोई भी सॉइल ग्रेन है, यदि ये सॉइल ग्रेन है, तो इसके ऊपर वाटर आपका स्टिक होता है, मतलब कि एडजॉर्ब होता है सरफेस के ऊपर, ये एडजॉर्ब होता है। ज्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप एक दूसरी वीडियो है उसमें देख सकते हैं। तो वैसे वाटर इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होता है। तो इस वाटर जब जो सैचुरेटेड कंडीशन होती है वो होती है ये, अब ये कोई सॉइल सॉलिड है और इसके ऊपर भी वाटर प्रेजेंट है, सिमिलरली कोई दूसरा सॉइल सॉलिड है जिसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है। बट सैचुरेटेड कंडीशन क्या होती है? जब ये वाटर तो प्रेजेंट है ही है, ये और साथ में एक्सेस में वाटर प्रेजेंट है, आपका एक्सेस में वाटर प्रेजेंट है सॉलिड में। तो एक्सेस इस वाटर ये क्या करेगा? फोर्स ऑफ ब्यूंसी अप्लाई करेगा, मतलब कि एक पानी का अपना प्रेशर जो उसको अपवर्ड लिफ्ट करेगा, इट विल अप्लाई फोर्स ऑफ ब्यूंसी। तो उससे क्या होगा? आपका जो यूनिट वेट है जो सोइल का वो डिक्रीज हो जाएगा, जो यूनिट वेट है सोइल का इसका वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इजी वे में बताने के लिए इसको यदि मैं बोलूं तो ये हो जाता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ये क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है। तो वेट जो लगेगा, जो फोर्स लगेगी, वेट क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। तो फोर्स ऑफ ब्यूंसी यहाँ से आप जो उसको ऊपर लिफ्ट करेगी, और ये जो फोर्स लगेगी ये फोर्स उसका अपना वेट होगा। तो उससे दोनों को यदि आप कोरिलेट करोगे तो गामा डैश की वैल्यू आ जाएगी गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। यदि सिंपली बात करें, यदि आप ये बकेट ऑफ वाटर है, आप इसके अंदर बैठे हो, नहा रहे हो आप, या स्विमिंग पूल है आप उसमें नहा रहे हो, तो उसमें आपके ऊपर क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ ब्यूंसी लगती है और आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है।
तो आप लाइट फील करते हो, जब आप नहा रहे होते हो तो लाइट फील करते हो। तो जो नेट फोर्स आएगा, अब नेट फोर्स जो आपकी बॉडी पे लग रहा होता है वो आपका वेट, जो वेट ऑफ ग्रेविटी है, माइनस फोर्स ऑफ ब्योंसी, फोर्स ऑफ ब्योंसी। तो ये वेट आप ऊपर की तरफ आप फील करते हो। यदि ऊपर की तरफ कब फील करोगे जब आपका वेट फॉल कर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वैसे ये वेट आपका रिड्यूस हो जाता है और आप लाइट फील करते हो। सिमिलर मैनर में सॉइल में भी ऐसा ही है, जब उसको सबमर्ज कर दोगे आप तो वो लाइट फील करती है, तो उससे आपका यूनिट वेट डिक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गामा सबमर्ज। ये तो होगी, और ये तो हो गया हमारा सबमर्ज यूनिट वेट। तो यदि सैचुरेटेड और सबमर्ज यूनिट वेट को कंपैरिजन करेंगे, सैचुरेटेड को और सबमर्ज यूनिट वेट को कंपेयर करेंगे, तो जितनी भी सैचुरेटेड कंडीशन है, जितने भी सैचुरेटेड कंडीशन है वो सब सबमर्ज कंडीशन भी बोलेंगे हम। ऑब्वियसली जितनी भी सैचुरेटेड कंडीशन होगी, सॉरी उल्टा बोलना, नहीं ठीक है, जितनी भी सैचुरेटेड कंडीशन है वो सबमर्ज कंडीशन होगी, बट सॉरी ये उल्टा बोलना था, मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऑल सबमर्ज कंडीशन आर कंसिडर्ड एज सैचुरेटेड कंडीशन, are considered as saturated condition, but not vice versa, मतलब जितनी भी सैचुरेटेड कंडीशन है, जैसे ये था इनिशियली, तो इसको आप सबमर्ज कंडीशन नहीं ही बोल सकते। ये एक डायरेक्ट एक आपका स्टेटमेंट है जो पूछ ली जाती है प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन करोगे। तो ऑल सबमर्ज कंडीशन आर कंसिडर्ड एज सैचुरेटेड कंडीशन बट नॉट द वाइस वर्सा। जैसे अब यदि कैपिलरिटी का इफेक्ट देखोगे आप, पानी का राइज हो जाना ड्यू टू दी वॉइड्स प्रेजेंट इन द सोइल, तो उसमें जो आपकी सोइल है जो कैपिलरिटी कंडीशन में है वो सोइल सैचुरेटेड कंडीशन में, ना कि सबमर्ज कंडीशन में। जैसे यदि उसको दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, जैसे आपके पास ये ग्राउंड है कोई और यहाँ पर वाटर टेबल है एट सर्टेन डेप्थ h आपकी, जैसे घरों में देखते हैं आप कुछ डेप्थ पे पानी अवेलेबल होता है, तो ये सर्टेन डेप्थ h पे पानी अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो सोइल है यहाँ पे इसमें वाटर राइज कर गया है और वो यहाँ तक आ गया, मान लिया वाटर राइज कर गया ड्यू टू कैपिलरिटी इफेक्ट के कारण वाटर राइज कर गया है। तो जो सोइल इस जो कंडीशन है जो अब यहाँ पे वो सैचुरेटेड कंडीशन है, हेयर वी हैव ए सैचुरेटेड कंडीशन, और यहाँ पे क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन है, और यहाँ पे हमारे पास सबमर्ज कंडीशन है, हेयर वी हैव सबमर्ज कंडीशन बिलो दी वाटर टेबल, बट ऊपर जो है आपके पास वो सैचुरेटेड कंडीशन है। तो इन केस ऑफ कैपिलरिटी लिख लेना है, इन केस ऑफ कैपिलरिटी वी हैव सैचुरेटेड कंडीशन बट नॉट द सबमर्ज कंडीशन। तो ये हमारे पास थी 12th डेफिनेशन। अब बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी के एक बाद 13th यदि बात कर लेते हैं। वैसे जनरल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है हमने देख तो लिया है। वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रेशियो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। रेशियो क्या हो गया, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसमें बेसिकली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है आपकी, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मिलती है। डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आपको मिलती है। तो ये हमारे पास जीएस हो गया, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा सॉलिड के ऊपर। जैसे जीएस वैल्यू 13.6 होती है मरकरी के लिए, या फिर 1.025 होती है सलाइन वाटर के लिए, तो ये थी हमारी 13 डेफिनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल। अब ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए निकाली जाती है? वैसे
मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे आप ड्राई स्टेट में भी निकालते हो। ड्राई स्टेट में आप क्वेश्चन में गिवन रहेगा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जीएम, जीएम से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा जीएम, यदि ड्राई सोइल में देखेंगे तो उसको बोलते हैं जीएमडी, तो वो हो जाएगा गामा ड्राई गामा डब्ल्यू। मतलब कि जो आप यदि ड्राई कंडीशन में देखोगे तो गामा ड्राई यहाँ पे आ जाएगा, सैचुरेटेड कंडीशन में देखोगे तो गामा सैचुरेटेड यहाँ पे आ जाएगा, और यदि आप गामा बल्क के फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे गामा टी आ जाएगा। तो ये होता है आपका तीनों मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको बोलते हैं जीएमडी, इसको बोलेंगे जीएमएस, एस सब्सक्रिप्ट ये सैचुरेटेड के लिए, और इसको बोलेंगे जीएमटी, टी सब्सक्रिप्ट फॉर बल्क यूनिट वेट के लिए। तो ये मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्योंकि ये इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि हमें पता है गामा ड्राई की वैल्यू क्या होती है, गामा सेट की वैल्यू क्या होती है, जब हमने फेज डायग्राम देखा था। तो उस पर्पज से आपको कंफ्यूज करने के लिए जीएमडी भी दिया जाता है एज कंपेयर टू जीएस, स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह। और आप ऑब्जर्व करोगे जीएस की वैल्यू हमेशा आपकी जीएम से ज्यादा आएगी। यदि ये है जीएस की वैल्यू ज्यादा आएगी जीएम से, तो ऑब्वियस क्या होगा, गामा सॉलिड आपका गामा ड्राई स्टेट हो, सेट स्टेट हो, या फिर गामा टी स्टेट हो, इन तीनों से ज्यादा होगा। यदि जनरल बात करें सबसे ज्यादा क्या होता है, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स होता है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू होती है सैचुरेटेड कंडीशन में होती है, गामा सेट। उसके बाद यदि पूछेंगे तो उसके बाद होता है बल्क यूनिट वेट, गामा टी, देन वी हैव गामा ड्राई, देन वी हैव गामा सबमर्ज्ड और गामा डब्ल्यू, गामा सबमर्ज्ड या फिर गामा डब्ल्यू। तो गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू सबसे कम होती है, क्योंकि ये आप यदि जनरलाइज करो, क्योंकि गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड गामा डैश इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, यही तो होता है। तो गामा सैचुरेटेड यदि 20 भी मानोगे आप, गामा डब्ल्यू यदि अप्रोक्सीमेट 10 मानोगे, तो ये कितना आएगा 10। तो आपकी सबसे कम वैल्यू क्या मिलेगी, गामा सबमर्ज्ड की, या फिर आपको गामा डब्ल्यू की सबसे कम वैल्यू मिल सकती है। तो एक जनरलाइज भी कर सकते हैं, जो गामा सबमर्ज्ड जो होगा आपका, वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड होता है। जो गामा सबमर्ज्ड जो होगा वो गामा सैचुरेटेड का हाफ होता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी 13th डेफिनेशन। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की। आई होप ये कुछ वीडियो बड़ी ना हो जाए, तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर।